हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को RDD06 जिसका शीर्षक है ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल रूरल हेल्थ के चैप्टर 3 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को बताऊंगा। हालांकि मैं इससे पहले RDD06 के चैप्टर 1 चैप्टर 2 को बता चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से संबंधित वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें। RDD06 के अंतर्गत आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। इसमें से मैं 2 बता चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं चैप्टर 3 बताने जा रहा हूं। चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य देखभाल नियोजन और प्रबंध, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यह चैप्टर 3 का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नियोजन से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में नियोजन की विशेषताएं बताइए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है नियोजन का अर्थ, नियोजन की विशेषताएं। इसके अंतर्गत निम्न पॉइंट है, नियोजन एक क्रियाशील प्रक्रिया है, स्थिति परक विश्लेषण। नियोजन एक चिंतन प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया। सभी बिंदु को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि नियोजन क्या है, नियोजन का क्या अर्थ होता है। तो नियोजन का इंग्लिश में वर्ड होता है प्लानिंग। मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले क्या करना पड़ता है, एक प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में समझिए कि नियोजन क्या है, एक प्लानिंग है। नियोजन का अर्थ जो इंग्लिश में होता है वो प्लानिंग होता है। प्लानिंग क्या होता है वो आप अपने अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो नियोजन क्या है, एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। अगर नियोजन के अर्थ का बात करें तो नियोजन क्या है, एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के नियोजन के बिना किसी भी कार्यकलाप को पूरा नहीं किया जा सकता है। क्रमबद्ध नियोजन का अर्थ होता है कि जो भविष्य में हम कोई कार्य को कर रहे हैं उसकी योजना बनाना। हम भविष्य में सही कदम उठाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और उसके लिए बहुत सारे योजनाएं बनाते हैं ताकि उससे खुद का भी लाभ हो सके और जनसाधारण के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सके, जनसाधारण को भी उससे लाभ पहुंच सके। किसी भी नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो लोगों का हित करना होता है। उससे क्या होता है, उससे लाभ प्राप्त करना होता है, सुविधाएं प्राप्त करना होता है। नियोजन की विशेषताएं की अगर बात करें तो नियोजन एक क्रियाशील प्रक्रिया है। नियोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। जब हम किसी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं तो हमें संपूर्ण उपागम को अपनाने की आशा की जाती है। मतलब यहां पे जो नियोजन का अर्थ है वो स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्लानिंग से है। प्लानिंग तो करना है, तो किसके लिए प्लानिंग करना है, तो स्वास्थ्य को सही तरीके से रखने के लिए, स्वस्थ कैसे रहे, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए जो हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो नियोजन का अर्थ है वो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल से है। स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए या स्वास्थ्य को सही तरीके से रखने के लिए जो प्लानिंग करना है वही नियोजन है। नियोजन की विशेषताओं के अंतर्गत बहुत सारे कार्य है जिसमें नियोजन एक क्रियाशील प्रक्रिया है। इसमें स्वास्थ्य की देखरेख के लिए हॉस्पिटल की जो उपलब्धता कराई जाती है सरकार के द्वारा, उचित मात्रा में देखभाल कराया जाता है। एएनएम के द्वारा बीच बीच में जागरूक संबंधी कैंपेन चलाया जाता है ताकि उससे संबंधित जो जानकारी है लोगों तक पहुंच सके और वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित जानकारी को अपने आप में ले सके और उससे वो क्या हो, स्वास्थ्य पर जो निर्भर है, स्वास्थ्य पे जो अगर कोई विकृति आती है तो उसका इलाज कर सके। स्थिति परक विश्लेषण, किसी भी नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समस्या से दूर होना होता है। मतलब किसी समस्या का समाधान करना होता है, वो स्वास्थ्य संबंधी क्यों ना हो। अगर हमारा शरीर खराब होता है तो इसके लिए क्या प्लानिंग करना चाहिए, हमें डॉक्टर दिखाना चाहिए। उससे डॉक्टर को दिखाने के बाद हमें इलाज करने के उपरांत क्या है, दवाई लेना चाहिए, जो कि एक प्लानिंग है। क्या करना पड़ेगा, हमारा शरीर खराब है तो प्लानिंग करते हैं कि डॉक्टर जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाई लेना है। तो ये एक नियोजन है, हमारे शरीर को सही रखने का एक नियोजन है। तो स्थिति परक विश्लेषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें समस्या की पहचान की जाती है और ये पहचान की जाती है कि आखिरकार इसको इस बीमारी से ये ग्रसित क्यों हुआ, आखिरकार ये बार बार इस बीमारी से ग्रसित क्यों हो रहा है, आखिरकार कौन से कारक है जो इसको ये बीमारी हो रहा है। तो इस समस्या का पहचान करना स्थिति परक विश्लेषण में किया जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है और उसमें प्राथमिकता दी जाती है और उसकी पहचान करने के बाद उसको उपचार दिया जाता है, उसका निदान किया जाता है। नियोजन एक चिंतन प्रक्रिया हम कैसे कर सकते हैं, तो नियोजन एक चिंतन प्रक्रिया है। इसको जानने के लिए हमको योजना बनाना पड़ता है। हम किसी भी योजना को बनाते हैं तो हम कुछ चिंतन करते हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं।
तो किसी भी नियोजन को करने के लिए, किसी प्लानिंग को करने के लिए क्या करना पड़ता है? चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसीलिए क्या है? नियोजन एक चिंतन प्रक्रिया है। योजना बनाने के लिए संकल्पनात्मक कौशल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके लिए सोच विचार, कल्पना शक्ति और भविष्य में झांकने, राय कायम करने, विचार पैदा करने और भविष्य की स्पष्ट छवि सर्जित करने की योग्यता का होना आवश्यक है। किसी भी नियोजन करने के लिए विचार, सोच, कल्पना शक्ति, चिंतन का होना बहुत आवश्यक होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, अगर हम ये से जाने कि निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, तो नियोजन और निर्णय लेने की प्रक्रिया है। नियोजन क्या है? एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। नियोजन में क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? कि हम निर्णय लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं कि हमको ये करना है, हमको स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए ये सुविधाएं करना है, सुबह सुबह उठकर हमको व्यायाम करना है। तो व्यायाम करने के लिए क्या करते हैं? हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करने के लिए निर्णय लेते हैं कितना बजे सुबह उठना है, तो 6 बजे सुबह उठना है। तो नियोजन क्या है? एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। नियोजन निर्णय लेने की ही प्रक्रिया है। किसी भी निर्णय को लेने के लिए गुणवत्ता आधारित जानकारी का होना बहुत आवश्यक होता है। नियोजन के अंतर्गत उचित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली का होना भी आवश्यक होता है, ताकि समुदाय के हित के लिए सही निर्णय लिया जा सके। और निर्णय किस लिए लिया जाता है? ताकि सामुदायिक देखभाल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य संबंधी विकार है उसको निराकरण कैसे किया जाए। मतलब अगर देखा जाए, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित समस्या का निराकरण करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में नियोजन की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है नियोजन की प्रक्रिया, नियोजन के चरण, लक्ष्य क्षेत्र और जनसंख्या का चयन, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की अपर्याप्त होना, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच ना होना, सामुदायिक निदान, लक्ष्य निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, क्रियाकलाप नियोजन, परियोजना की रूपरेखा बनाना, बजट निर्माण, परियोजना प्रस्ताव तैयार करना। इसे हम एक एक करके जानेंगे सभी बिंदु को। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नियोजन की प्रक्रिया क्या है। नियोजन की प्रक्रिया का संबंध जो है वो भविष्य के किसी भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को करने के लिए प्लानिंग से है, उसके योजना से है। इसके लिए बहुत सारे चरण हैं। नियोजन सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत न केवल आजादी के समय काफी अच्छी तरह से अपनी आवश्यकताओं की योजना बनाने में आगे रहा है, बल्कि पहले से ही यह योजना बनाने में आगे रहा है। नियोजन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से विशेष चरणों का अनुपालन करता है। इसमें क्या होता है? कुछ चरण होते हैं, कुछ ढांचा होता है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं। इसके अनुरूप नियोजन को बनाया जाता है, इसकी पूरी चरण प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, उसमें एक गाइडलाइन दिया रहता है। इसमें संबंधित जो चरण होते हैं उसको अनुपालन किया जाता है, इसे क्रमबद्ध किया जाता है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। लक्ष्य क्षेत्र और जनसंख्या का चयन भी किया जाता है कि किस क्षेत्र में नियोजन करना है, इस नियोजन से उस क्षेत्र के लोगों को क्या लाभ पहुंचेगा, इससे जो लक्षित क्षेत्र है उसको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। और इससे जनसंख्या का एक चयन किया जाता है कि कितने जनसंख्या में इस योजना को इंप्लीमेंट करना है, इस नियोजन प्रक्रिया को लागू करना है, ताकि इस जनसंख्या, इतनी मात्रा में जनसंख्या को वो लाभ पहुंच सके। इसके लिए 2 पॉइंट है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की अपर्याप्तता होना या स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का पहुंच ना होना। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कि कोई नियोजन प्रक्रिया तो हम स्टार्ट किए हैं, लेकिन क्या है, वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं का अपर्याप्त है। वहां पे क्या है, हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे दवाई का उपलब्धता नहीं है, स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता नहीं है। तो इससे भी क्या होते हैं, वहां के लोग वंचित हो जाते हैं। तो इसका चयन करना बहुत जरूरी होता है कि आखिरकार वहां पे क्या कमी है, उस कमी को कैसे फुलफिल किया जाए, ये नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचना होना, कभी कभी क्या होता है कि अल्टर क्षेत्र में लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे आदिवासी जो लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो कि पूरे निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो उन लोगों तक क्या होता है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंचती ही नहीं है। जिसके कारण क्या होता है कि उनके पास तो मान लीजिए कि इलाज करने के लिए कभी कभी पैसा होता है, लेकिन उसके पास क्या है, संसाधन पर्याप्त नहीं है, उसको दवाई लेने के लिए शहर जाना पड़ेगा। तो इन सभी दिक्कतों के कारण क्या है, उनका स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, उसे रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। सामुदायिक निदान क्या है? तो सामुदायिक निदान की अगर बात किया जाए तो एक समूह विषय किसी खास समूह का या फिर किसी विशेष समूह का, एक ग्रामीण क्षेत्रों का समूह का ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल करना ही सामुदायिक निदान है। इसमें जो है, एक समूह के जितने भी लोग होते हैं, एक समूह के, एक गांव के जितने भी लोग होते हैं, उसको बीमारी से बाहर निकालना, उसके बीमारी का निदान करना ही सामुदायिक निदान है।
अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम भी शुरू किए जाते हैं ताकि लोगों को, एक समुदाय विशेष के लोगों को उससे लाभ पहुंच सके, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उसका लाभ पहुंच सके। इससे इसका प्रमुख कारण होता है कि लोगों के जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं और इसमें जो अनदेखा किया जाता है, स्वास्थ्य समस्याओं को जो अनदेखा किया जाता है, उससे जागरूक किया जाता है, वहां के लोगों को जागरूक किया जाता है। लक्ष्य निर्धारण किया जाता है कि कितनी मात्रा में लोगों को क्या करना है, इलाज हेतु दवाई देना है, उसमें कितने कार्य करना है, कितने वॉलंटरी की जरूरत पड़ती है, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने एएनएम की जरूरत पड़ेगी, इसको किस प्रकार से किया जाना है, इन सभी लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य निर्धारण, इसके इंप्लीमेंट होने के बाद अगर किसी भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाई जाती है जो कि भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, तो इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य वो इंप्लीमेंट देने के बाद, वो सेवाएं देने के बाद क्या उसका आउटपुट आएगा, क्या परिणाम होगा, क्या वहां के यहाँ गरीब लोग जो रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उसके स्वास्थ्य में क्या सुविधा होगी, क्या वहां के जो समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उसका निदान हो पाएगा। ये सभी उद्देश्य को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। क्रियाकलाप नियोजन, उस कार्य को कैसे किया जाना है उसका भी नियोजन किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाना है, किसी भी बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में तोड़कर किया जाना है, इन सभी योजना को बनाया जाता है जिसको कि क्रियाकलाप नियोजन के अंतर्गत रखा गया है। परियोजना की रूपरेखा तैयार करना, अगर हम किसी ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा कि कहां पे जाना है, उसके लिए उपयुक्त जगह कहां है, वहां के लोगों से मिलना है, वहां के जो लोगों के मुख्य मेन आदमी है वहां से मिलकर उस कैंपेन को क्या करना है, सुलभ बनाना, ताकि वहां के लोग क्या है, हम जाएंगे तो हो सके कि वो इलाज के लिए जो दवाई दिया जा रहा है वो ना ले, लेकिन अगर लोकल व्यक्ति को शामिल किया जाए उस योजना में तो जरूर वहां के लोग उस सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे, उस सुविधा का लाभ जरूर लेंगे। तो परियोजना की रूपरेखा तैयार करना बहुत जरूरी होता है। बजट निर्माण, अब क्या होता है कि किसी भी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सेवा को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, किसी गांव में जाकर देते हैं, तो बजट का निर्माण, वहां तक जाने में क्या खर्च पड़ रहा है, फिर वहां से आने में क्या खर्च पड़ रहा है, पूरी प्रक्रिया में कितना खर्च पड़ रहा है, इसका बजट का निर्माण करना बहुत जरूरी होता है। परियोजना प्रस्ताव तैयार करना, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, सबसे पहले वहां जाके लोगों को जागरूक करना, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के बारे में जागरूक करना, उसको बतलाना, फिर इसका क्या आउटपुट आएगा, कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितने लोग नहीं हो रहे हैं, उसका लिस्ट बनाना, एक परियोजना प्रस्ताव तैयार करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागिता परक नियोजन के प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। हम नियोजन में समुदाय को किस प्रकार शामिल कर सकते हैं, इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे कि सहभागिता परक नियोजन क्या है, समुदाय निर्माण क्या है, समुदाय स्वामित्व क्या है, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायक कौन कौन से तत्व हैं, नियोजन में समुदाय की भागीदारी का क्या रोल रहा है, गांव की समस्याओं में भाग लेना, इसमें कोई दो बिंदु है जैसे गांव की सभाओं में भाग लेना, केंद्र समूह तैयार करना। तो सभी को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि सहभागिता परक नियोजन है क्या। सहभागिता परक नियोजन का अर्थ होता है कि किसी भी प्लानिंग में लोगों का शामिल होना, लोगों का अधिक से अधिक भाग लेना, ताकि किसी भी प्लानिंग को काफी आसान तरीके से, सुसंगठित तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। मतलब किसी भी प्लानिंग करने में अगर लोगों की सहभागिता होती है, लोग अगर उसमें अधिक से अधिक भाग लेते हैं तो उस नियोजन को हम आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम अधिक से अधिक सफलतापूर्वक चला सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे बिंदु है जैसे कि समुदाय निर्माण, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस योजना को बनाने के कार्य में समुदाय को शामिल करना पड़ेगा, उससे उसका लाभ को परिचय कराना पड़ेगा कि इससे क्या लाभ होता है। सुसंगत नियोजन, इसके अंतर्गत एक नियोजन की तैयारी की जाती है, एक निर्माण किया जाता है, एक डिसीजन लिया जाता है कि किसी भी नियोजन में अधिक से अधिक समुदाय को लाभ पहुंचे, उसके लिए वहां के समुदाय के लोगों को जोड़ना जरूरी होता है। कभी कभी वहां के लोगों को जोड़ने के लिए आम सभा का आयोजन किया जाता है। आम सभा के आयोजन के उपरांत एक या दो व्यक्ति, जो खास व्यक्ति होते हैं, उसको चिन्हित किया जाता है और उसे जो सहभागिता परक नियोजन है उसमें शामिल किया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी भी योजना को लागू किया जाए तो उस योजना से उसके जो लाभ है उसको उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंच सके, और अगर वो अज्ञानता से वंचित रहते हैं तो वहां के जो चिन्हित लोग हैं वो उसे समझा सके। सामुदायिक स्वामित्व क्या होता है? सामुदायिक स्वामित्व में होता है कि समुदाय के लोगों का अधिकार होना,
यदि समुदाय को शामिल करके योजना बनाई जाती है तो इससे भविष्य में के बारे में सोचने, विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और कार्य नीति विकसित करने में क्या होती है, सहायता होती है। सुसंगत नियोजन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, समुदाय को शामिल करने में योजना स्थानीय आवश्यकता, पर्यावरण और कार्यकारी दशाओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। हम वहां के लोगों के अनुसार अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसके मेंटेलिटी के अनुसार। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो मेरा बात तो सुनेगा नहीं, तो वहां के लोगों के अनुसार ही हम अपने काम को कर सकते हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायक, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायक अगर देखें तो समुदाय की सहायता के बिना किसी भी कार्यक्रम को लागू नहीं किया जा सकता। मतलब समुदाय की सहायता के बिना किसी भी कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था पर पहुंचकर असफल हो जाते हैं क्योंकि इसमें सामुदायिक सहभागिता का अभाव होता है। नियोजन में समुदाय की भागीदारी, लोगों का भागीदारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ तो हम अपना डिसीजन दे ही रहे, हम क्या अगर लोगों को शामिल करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शामिल करते हैं नियोजन में, तो वहां के समस्या से भी हम रूबरू हो सकते हैं। पहले ही हम समस्या से अवगत हो जाते हैं और जब हम इंप्लीमेंट करते हैं गांव में जाके तो उस समस्या के निदान हेतु हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से तैयार रहते हैं। गांव की समस्या में भाग लेना, गांव में कभी कभी कोई समस्या होता है तो वहां पे जाके बीच में क्या करना, भाग लेना, उसका निदान के बारे में समझना, ये बहुत जरूरी होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि गांव में जाकर औपचारिक और गैर औपचारिक दोनों प्रकार की सभाओं का आयोजन किया जाता है। गांव की पंचायत में अनुमति लेकर हम भी क्या करते हैं, उनकी सभाओं में भाग ले सकते हैं और उनके माध्यम से कुछ विशेष क्रियाकलापों की योजना के बारे में हम उसको आसानी से बता सकते हैं। मतलब गांव में अगर कोई योजना हो रहा है तो उसमें हम शामिल हो गए, आप योजना को हम इंप्लीमेंट करते हैं, योजना के बारे में जागरूक कर दिए लोगों को। केंद्र समूह तैयार करना, अपनी योजना के आधार पर हम केंद्र समूह भी तैयार कर सकते हैं। यदि हम कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं तो हमें इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाले कृषकों का समूह बनाना होगा, जिससे क्या होगा कि हम उस कार्यक्रम से कृषकों को आसानी से जोड़ सकते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के माध्यम से क्या किसी भी योजना को क्या किया जा सकता है, सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य सेवाओं में प्रबंध के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे प्रबंध का अर्थ क्या, प्रबंध के तत्व क्या है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु है जैसे गतिशील और स्वच्छता संबंधी प्रक्रिया, दल टीम, लक्षित कार्य को पूरा करना, निर्धारित समय अवधि, उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग। सभी को हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रबंध क्या होता है। प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट। प्रबंध का जो संबंध होता है वो किसी भी कार्य को देखरेख करना, उसका नियंत्रण करना। मतलब अगर इंग्लिश शब्दों में हम जाने तो प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट करना। किसी भी प्रशासनिक या फिर किसी भी व्यवस्था को क्या करना है, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो निगरानी की जाती है, नियंत्रण किया जाता है, देखरेख किया जाता है, वही प्रबंध है। साधारण शब्द में अगर करें तो व्यक्तियों के समूह से कार्य करवाना। किसी व्यक्ति को हम ऑर्डर कर रहे हैं, ये करना है, इसको ये सामान यहाँ पे लाना, तो हम क्या कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, उसको नियंत्रण कर रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं। तो अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो व्यक्तियों के समूह से कार्य करवाना ही क्या है, प्रबंध है। इस प्रकार प्रबंध का अर्थ व्यक्तियों से कार्य लेना भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर करें तो दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं कि निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों को नियोजित, निर्देशित और समावित करना ही प्रबंध है। मतलब किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी कार्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक संगठन के अंतर्गत एक मैनेजमेंट होता है, उसके अंतर्गत व्यक्ति को समझाना, उसे निर्देश करना, उसके साथ मिलकर एक टीम वर्क में काम करना ही क्या है, प्रबंध है। प्रबंध के तत्व की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत गतिशील और स्वच्छता संबंधी प्रक्रिया आती है। मतलब सर्वप्रथम प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है जो निश्चित समय में अपना कार्य पूरा करती है या नया रूप देने वाली और लचीली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हम स्वतंत्र होकर कुछ भी विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं और किसी भी संसाधन को अपना सकते हैं। दल या टीम, प्रबंध ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग शामिल रहते हैं और लोगों का समूह क्या कहलाता है, दल कहलाता है, जिसको हम अपने भाषा में दल कहते हैं या फिर हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। किसी भी संगठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन उसमें काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो आपका कल कारखाना नहीं चलेगा। तो किसी भी प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। लोग अलग अलग होकर काम नहीं कर सकते हैं,
वे टीम बनाकर काम करते हैं। समूह का हर सदस्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह ऐसे किसी विशेष कौशल में निपुण होता है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए टीम वर्क की आवश्यकता होती है। लक्षित कार्य को पूरा करना, तो लक्षित कार्य को पूरा करने के लिए हमें एक टारगेट की आवश्यकता होती है, एक लक्ष्य समूह की आवश्यकता होती है, क्योंकि समूह के सदस्य कुछ लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और इसके उपरांत वो उस संसाधनों को उपयोग कर लक्ष्य की प्राप्ति करती है और जो लक्षित कार्य है उसको पूरा करते हैं। निर्धारित समय अवधि, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक टाइम टेबल होता है, एक समय होता है, एक समय निर्धारित किया जाता है कि नहीं इतने समय के अंदर हमको इस कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। यदि लक्ष्य को निर्धारित समय में प्राप्त कर लिया जाता है, किसी भी लक्ष्य को अगर निर्धारित समय में प्राप्त कर लिया जाता है कि 1 साल का समय है और 1 साल में हम अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, ये प्रशंसनीय माना जाता है, ये तारीफ के लायक माना जाता है। अगर हमको 1 साल का टारगेट दिया गया और उस टारगेट के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, अचीवमेंट दिखा देते हैं, तो हमें क्या है, ये हमारी उपलब्धि होती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के मामले में यह अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में, अगर स्वास्थ्य सेवाओं में ये जो प्रबंध कर रहे हैं हम, तो प्रबंध किस में कर रहे हैं, प्रबंध हम स्वास्थ्य सेवाओं में कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का कैसे प्रबंध किया जाए, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छी तरह से प्रबंध करेंगे तो उससे जो वंचित लोग हैं उसको अधिक से अधिक लाभ पहुंचेगा। तो अगर निर्धारित समय अवधि पर अगर हम कोई टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित जो विकार है उसको खत्म किया जा सकता है, स्वास्थ्य से जो वंचित लोग हैं उसको सुविधा प्रदान किया जा सकता है। उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग, जो स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों का अगर हम उचित प्रयोग करते हैं, अगर सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो इससे क्या अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे हम निम्न द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में प्रबंध। स्वास्थ्य देखभाल सेवा सिद्धांत प्रगति के प्रति वचनबद्धता, लोगों की सहभागिता, जन साधारण से काम कराना, टीम का कार्य, मिले जुले प्रयास, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग, अनुभवों से सीखना, सहभागी उत्तरदायित्व। इसे हम एक एक करके जानेंगे सही बिंदु। सबसे पहले आएंगे स्वास्थ्य देखभाल में प्रबंध। देखिए अभी प्रबंध बताएं, प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब किसी भी विभाग में अगर हम प्रबंध अच्छा तरह से करते हैं तो वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, मतलब वहां का जो देख रेख है वो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में अगर प्रबंध की बात किया जाए, अगर स्वास्थ्य सेवाओं में प्रबंध को सुचारू रूप से चलाया जाए, उसको अच्छा प्रबंध दिया जाए, तो वहां पे क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी विकारों को नष्ट किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक लागू किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक क्षेत्रों तक विस्तृत रूप से उसका रूप दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकती है अगर हमारा प्रबंध अच्छा रहा। इसके अंतर्गत अगर देखिए तो स्वास्थ्य देखभाल सेवा सिद्धांत भी है, बहुत सारे सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर अगर कार्य करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर उसे जागरूक किया जा सकता है। बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित जो सेवाएं हैं उसे दी जा सकती है। महिलाओं को जो सेवाएं चाहिए स्वास्थ्य से संबंधित उसे दी जा सकती है। बुजुर्गों को जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं चाहिए उसे दी जा सकती है। आखिरकार इन सभी सेवाओं को तभी हम दे सकते हैं जब हमारा प्रबंध अच्छा रहे और प्रबंध में क्या है, सही सिद्धांत का उपयोग हो। प्रगति के लिए इसके अंतर्गत जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदु है, जैसे प्रगति के लिए वचनबद्धता, लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना सरल है, लेकिन टीम के सदस्यों और विशेष रूप से मुखिया की तरफ से वचनबद्धता का अभाव में वह प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। मतलब अगर कोई हमको लीड कर रहा है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, 5 को नर्स को लीड कर रहा है, अगर डॉक्टर ही प्रबंध करना नहीं जाने तो नर्स क्या करेगी, एएनएम कुछ नहीं कर सकती है। तो डॉक्टर का जो लीडिंग रोल निभाता है, जो मुखिया होता है, उसका प्रबंध करने का जो स्किल है, क्षमता है, वो होना बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर अच्छी तरह से प्रबंध करेगा, मैनेजमेंट करेगा, निर्देशित देगा, संचालित करेगा, नियंत्रण करेगा, तो वहां उसके अंडर में काम करने वाले एएनएम या फिर छोटे मोटे जो पैथोलॉजिस्ट है वो अच्छी तरह से काम करेंगे, जिससे क्या है, स्वास्थ्य देखभाल सेवा जो है उन्नत तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। लोगों की सहभागिता, अगर हमारा प्रबंध अच्छा रहेगा तो उसमें लोग अधिक से अधिक भाग लेंगे। जो इससे वंचित लोग हैं वो अधिक से अधिक आएंगे कि नहीं हमारा प्रबंध क्या है, हॉस्पिटल का जो प्रबंध है वो बहुत अच्छा है। वहां पे जाने से क्या होगा, इलाज होता है। वहां पे जाने से क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा होता है। डॉक्टर नहीं रहते हैं,
ऐसा नहीं होता। अगर डॉक्टर नहीं रहे, वहां पे जाए, चिकित्सा ना हो, वहां पे दवाई की उपलब्धता ना हो, उसे दवाई नहीं दी जाए तो क्यों जाएंगे डॉक्टर। इसलिए अगर प्रबंध अच्छा रहेगा तो लोगों की सहभागिता भी रहेगी। लोगों को अगर दवाई दिया जाए, उसका इलाज किया जाए तो वो अधिक से अधिक भाग लेंगे। जन साधारण से काम कराना, यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि लोगों को प्रभावी सहभागिता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिससे स्वस्थ विकास, जिससे जो हमारा शरीर से संबंधित जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया को वो प्रभावित करती है। मतलब जन साधारण से अगर हम काम करवाते हैं तो क्या होता है, अधिक से अधिक अगर हम स्टाफ रखते हैं, लोकल आदमी को शामिल करते हैं किसी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, ये ज्यादा प्रभावी होता है और ये अधिक लोगों तक पहुंचता है। इसकी जो उद्देश्य की प्राप्ति होती है वो आसानी से हो जाती है। टीम का कार्य, अगर हम टीम वर्क करते हैं किसी भी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का, जैसे मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने हैं तो हम एक आदमी नहीं गए या फिर डॉक्टर के द्वारा एक नर्स को नहीं भेजा गया, 5 नर्स को भेजा गया, तो 5 नर्स को भेजा जाता है तो बहुत सारे लोगों को उससे लाभ पहुंचेगा। अगर मान लीजिए कोई विकार है तो वो अपनी समस्या को बताएगी, अगर उससे संबंधित जागरूकता नहीं है तो उस जागरूकता को बताएगी। तो एक टीम वर्क में काम करने से क्या होता है, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सकता है। मिले जुले प्रयास, सभी को मिलजुल कर क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। टीम के सदस्य के रूप में हर सदस्य सक्रिय रूप में क्या होता है, कार्य करता है। हर एक व्यक्ति के पास अपना कौशल होता है, वो अपने अपने कौशल का यूज लोगों को समझाने में, लोगों तक अधिक से अधिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को पहुंचाने में किया जाता है और उसे करना भी चाहिए। इससे क्या होता है, किसी भी कार्यक्रम की जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो आसानी से की जा सकती है। उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग, स्वास्थ्य टीम के पास संसाधन है परंतु बहुत सीमित मात्रा में होते हैं, लेकिन अभी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मानव शक्ति, सामग्री, सामान, बहुत सारे ऐसे भी सामान होते हैं जो कि पहुंचाना पड़ता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो जा रहे हैं तो अब दवाई का डब्बा लेके जाना, ठीक है, या फिर उसे जाने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। तो इन सभी संसाधनों की उपलब्धता होने से क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब निर्धनों तक पहुंच जाती है। तो संसाधनों का होना, यातायात का सुविधा होना, उसमें अगर जाने आने का खर्च हो रहा है तो जाने आने का खर्च कितना पड़ रहा है उसका बजट तैयार करना, उसके लिए नियोजन करना, उसके लिए प्लानिंग करना, ये बहुत जरूरी होता है। वहां पे जाना सुरक्षित है या नहीं, वहां पे किस क्षेत्र में जाना सुरक्षित है, वहां पे किस क्षेत्र में जाए तो अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं का लाभ ले सके, इन सभी चीजों का नियोजन किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। अनुभवों से सीखना, स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम शुरू करने से पहले यह अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है कि उस क्षेत्र में मौजूदा स्वास्थ्य टीम के लिए क्या फायदेमंद सिद्ध होंगे। यह अनुभव करना जरूरी होता है, एक्सपीरियंस करना कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वो क्या इलाज है तो हमारे पास आएंगे, वो क्या हम जो दवाई देंगे वो खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो इन सभी अनुभवों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं होता है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या समाधान किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या निराकरण है, इन सभी चीजों का होना भी बहुत जरूरी होता है। ताकि क्या होता है, अनुभव भी बहुत सारा काम देता है। कभी कभी क्या देखिएगा, जो कि नया नया बहाली हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं में, जैसे एएनएम हो गया, तो वो क्या होता है जब गांव देहात में जाता है तो वो अच्छी तरह से डील नहीं कर पाता है। लेकिन आप देखिए कि जब कोई एएनएम 10 साल से काम कर रही है, कोई डॉक्टर 20 साल से एक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उनका जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा होता है किसी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी इलाज के लिए, किसी रोग के निदान के लिए, किसी रोग के उपचार के लिए उसका अनुभव बहुत काम देता है ना। लेकिन शुरू में जो मान लीजिए डायरेक्ट बहाली होता है या फिर डायरेक्ट वो मेडिकल करके कंप्लीट करके वो आ जाते हैं तो उनका अनुभव नहीं होता। वो तो करते हैं, किताबी भाषा से करते हैं, लेकिन उनका अनुभव नहीं होता। तो अनुभव से भी क्या होता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सहभागी उत्तरदायित्व। सहभागी उत्तरदायित्व का जो संबंध है वो है एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे को सहायता प्रदान करना। मतलब किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व में सहभागिता का रोल जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी भी हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी टारगेट को फुलफिल करना चाहते हैं, किसी भी योजना को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो क्यों ना स्वास्थ्य संबंधित सेवा ही हो, ठीक है, अगर उसका हम सही तरीके से प्रबंध करना चाहते हैं तो उसमें क्या आता है कि सहभागिता का होना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उत्तरदायित्व होता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। अगर मान लीजिए कोई स्वास्थ्य सेवा हमको मिल रहा है तो हम भी उसकी सहायता करें, हम भी उसको सही जानकारी दें, ठीक है। अगर मान लीजिए वो कहीं मान लीजिए गाँव में जाके कोई टीम, जो बहुत सारे एनजीओ हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को देते हैं, गांव में जाके बहुत सारा दवाई देता है, कृमि का दवाई देता है, फलेरिया का दवाई देता है, कालाजार का दवाई देता है, मलेरिया का दवाई देता है। तो अगर दवाई दे तो आप भी अपने
जो इशू है, आपका जो समस्या है उसको आप बताइए, आप भी सहयोग कीजिए। दोनों तरफ से अगर सहयोग होगा, सहभागिता की जो कला है, सहभागिता का जो रोल है, अगर दोनों तरफ से हो तो कार्य को क्या होगा, आसानी होगा, कार्य करने में क्या होगा, सुविधा होगा। ये दोनों को होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और जो टीम है, जो एनजीओ काम कर रही है उसको भी अच्छा लगेगा। मतलब दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, सहायता का आदान प्रदान होना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत जिम्मेदार व्यक्ति बिना देरी के उपयुक्त निर्णय ले सके। ऐसा भी है कि हमको अगर किसी प्रकार का निर्णय लेना है तो हम एट ए टाइम निर्णय ले। इससे क्या होता है कि किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। जिम्मेदारियों के आदान प्रदान का अर्थ आपसी विश्वास कायम करना और एक दूसरे को आदर देना भी होता है। अगर हम किसी जिम्मेदारी को इंप्लीमेंट करते हैं तो सामने वाले लोगों का विश्वास जीतना भी बहुत जरूरी होता है। इसका अभिप्राय है कि जो निर्णय लेते हैं उसका सम्मान होना चाहिए और उसका परिणाम होना चाहिए, उसका परिणाम जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी प्रबंध करते हैं, कोई भी सिद्धांत में कार्य करते हैं और वो कार्य क्या हो, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कार्य हो, तो इसमें क्या होता है, विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है, सहभागिता का होना बहुत जरूरी होता है, टीम वर्क का होना बहुत जरूरी होता है। हमें मिले जुले वर्क के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, लोगों की सहभागिता को लेना चाहिए और जो हम करते हैं उससे उसको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। हमें कोई भी डिसीजन तुरंत लेना चाहिए ताकि क्या होता है, एट ए टाइम हम डिसीजन लेकर सामने वाले लोगों को जागरूक कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से रूबरू करा सकते हैं, उससे उसका लाभ के बारे में समझा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप सभी चैप्टर के वीडियो को देखना चाहते हैं, सभी पेपर के सभी चैप्टर के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिए, आपको वहां पे सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। थैंक यू।